नमस्कार। 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है सुल्तानपुर से। यहां पर बहराइच से मध्य प्रदेश जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई है। लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 35 यात्री घायल हुए हैं, इनमें 23 महिलाएं बताई जा रही हैं। बस में 62 लोग सवार थे। आसपास के लोगों ने शीशा तोड़कर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से बस पुल से नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से 18 घायलों को फिलहाल तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया और घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। बातचीत करने के लिए अजीत गिरी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कहां पर यह हादसा हुआ है और कितने लोग सवार थे इस बस में? आपको बताना चाहूंगा कि ये बहराइच से मध्य प्रदेश पन्ना धाम दर्शन करने जा रहे थे। ये सभी कम से कम बस में जो प्रशासन का कहना है टोटल 60 श्रद्धालु थे, जिसमें से 35 लोग घायल हो गए। वहीं जिलाधिकारी से जब वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि 18 लोग घायल थे, जिनको इलाज करके भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब इस घटना की जानकारी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ से बात किया तो हालांकि उस घटना की जानकारी नहीं। कहीं न कहीं इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद अगर जिला प्रशासन या सीएमओ को जानकारी नहीं, ये भी बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाए, क्योंकि लोगों को जिस तरह से शीशा तोड़कर निकाला गया, लोगों की जान बचाई गई। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कितने लोग चोटिल है, घायल है, लोग जमीन पर बैठे। ग्रामीणों की मदद से शीशा तोड़कर लोगों को निकाला गया, श्रद्धालुओं को। यहाँ तक कि मौके पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, देहात कोतवाली पुलिस पहुंची। पुलिस की मदद से और ग्रामीणों की मदद से श्रद्धालुओं को निकाला गया। जी, और इस वक्त घायल जो हैं उनकी हालत किस तरीके की है? जी, मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से बस पलटी हुई है, आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो फुटेज है उसमें घायल तो सभी हुए थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि 18 लोगों को जो चोटें आई हुई थी अब सबको इलाज कर, क्योंकि ये भोर की 3 से 4 बजे की घटना है। ये घटना क्योंकि तुरंत वहां पर जब चीख पुकार हल्ला मचने लगा तो ग्रामीण वहां तत्काल पहुंचे। ग्रामीणों ने शीशा तोड़कर, जिस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, शीशा तोड़कर लोगों को निकाला गया है। फिर पुलिस को मौके पर सूचना दी गई, पुलिस की मदद से निकाला गया है। तो कहीं न कहीं अभी तक के तो प्रशासन जो डीएम है यहाँ के कुमार हर्ष, उनका कहना है कि सभी का इलाज करके रवाना कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सीएमओ को घटना की जानकारी नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर कानपुर से लेते हैं, जहां पर राजकीय रेलवे पुलिस कानपुर की टीम ने 300 से ज्यादा एंड्रॉयड फोन बरामद किया है। जीआरपी कानपुर की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी इसे माना जा रहा है। जीआरपी क्राइम ब्रांच सर्विलांस की टीम की मदद से यात्रा के दौरान यात्रियों के खोए या फिर चोरी होने वाले मोबाइल की टीम ने बरामदगी कर ली है। बरामद मोबाइल की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। 10 टीमों ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड से बरामद करे हैं ये तमाम फोन, और अब बताया जा रहा है कि इन फोन को उनके मालिकों को लौटा दिया जाएगा। बातचीत करने के लिए अमित गंजू फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ी कार्रवाई है और बड़ी जब्ती है, जिस तरह से इतनी भारी तादाद में मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, एक बड़ी सफलता। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर जीआरपी पुलिस ने पिछले 6 महीने के अंतर्गत लगभग 350 से ज्यादा जो मोबाइल चोरी हुए उनको लेकर डीजी के निर्देश पर एसपी इलाहाबाद अनुभाग प्रशांत कुमार ने एक टीम का गठन किया, जिस टीम को इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह जो जीआरपी कानपुर के हैं, उन्होंने अपनी टीम में 15 सदस्यों को जोड़ा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली तक टीमों को भेजा गया। टीमों ने 27 से 30 बार भ्रमण किया और सर्विलांस टीम क्राइम ब्रांच की मदद से 311 मोबाइल, 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की कीमत के मोबाइल बताए जा रहे। अगर जीआरपी के इंस्पेक्टर ओम नारायण की माने तो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धता मानी जा रही है। और अभी इनकी निशानदेही पर, सर्विलांस टीम की निशानदेही पर अभी लोग 150 मोबाइल और पेंडेंसी में, इन सब के बीच अब इन लोगों को जिनके मोबाइल खोए उनको मोबाइल उनको हैंडओवर किए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है 60 से ज्यादा लोग अभी तक जीआरपी पहुंच चुके हैं और 214 लोगों की एक सूची तैयार की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान तक के लोग हैं। इंस्पेक्टर का कहना है, प्रभारी निरीक्षक का, इनके घर तक इनको मोबाइल पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हम जनता की मदद के लिए, जिन लोगों ने भी, जिन चोरों ने इन मोबाइल का चोरी किया या मोबाइल लॉस्ट हो गया या यात्रा के दौरान गिर गए, इन ट्रेन के पूरा ट्रैक कराया गया। कई तो ऐसे मोबाइल्स हैं जो ट्रेन के वॉशरूम में मिले, कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक के किनारे मिले, कुछ ऐसे मिले जो ढाबों पर लोग फेंक के गए थे। ऐसी तमाम चीजें थी जिन मोबाइल्स को रिकवर कराया गया। जो मिनिमम सबसे सस्ता मोबाइल है वो 18 से 20 हजार का बताया जा रहा है, सबसे महंगा मोबाइल है 1.5 लाख रुपए का बताया जा रहा है। ऐसे में टीम अब अन्य मोबाइल्स को भी रिकवर करने की बात कही जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि
बाकी लोगों के घर तक ये मोबाइल आने वाले 15 से 20 दिन में पहुंचाए जाएंगे। यानी अब तक की सबसे बड़ी जीआरपी की उपलब्धि मानी जा रही है। इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह का साफ कहना है ये टीम वर्क है, हमारे एसएसपी, हमारे एडीजी के निर्देश पर हुआ, और जिनको भी मोबाइल दिए वो इतने भावुक हुए, कई तो महिलाएं रोने लग गई अपना मोबाइल लेके। किसी की माँ की फोटो उसमें थी, किसी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर माँ ने उस बच्चे को दिया था, किसी की। बिल्कुल, तो अब मोबाइल फोन की बरामदगी कर ली गई है और जो भी इसके मालिक है उसको लौटाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर हापुड़ से है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां ट्रक बेकाबू होकर हाईवे से नीचे सर्विस रोड पर जा गिरी। ट्रक में टाइल्स लदा हुआ था। थाना देहात क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर दोनों घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एक पिकअप 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसमें 9 बच्चे करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में सभी बच्चों को पीएससी लोटन पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। राहत की बात यह रही कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। इस हादसे की सूचना मिलने पर सदर विधायक और डीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर हालचाल जाना। डीएम के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के निर्धारित रूट से ना जाकर दूसरे रास्ते से ये डीजे की पिकअप निकली, जिससे ये हादसा हुआ। देखिए, टोटरी बाजार लोटन थाना का अधीन पड़ती है, वहाँ का मामला है। 9 लोगों को करंट लगने का सूचना मिलने पर हमने तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। साथ साथ पहले इन लोगों को भर्ती सीएचसी लोटन में हुई थी और वहाँ से रेफ़र हुआ और जिला अस्पताल में भर्ती की गई है और सभी का हालत सामान्य है और किसी को चिंताजनक स्थिति में कोई नहीं है और ठीक ठाक उपचार करने के लिए निर्देशित किया गया। मैंने स्वयं सबको देखा और हालत सामान्य है। और ललितपुर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई और इसके बाद लोगों ने किसी तरह से सिलेंडर को घर से बाहर फेंक दिया। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के डोडा घाट इलाके की घटना बताई जा रही है। और अब बात जुमे की नमाज की। तो थोड़ी देर बाद जुमे की नमाज होनी है, लिहाजा बरेली में सुरक्षा बेहद सख्त है। मगर बात 26 सितंबर को हुई बरेली हिंसा की। सवाल यह कि क्या बरेली हिंसा सुनियोजित थी? क्या बरेली में बवाल मचाने का प्लान पहले से बन चुका था? क्या बरेली में हिंसा को टाला जा सकता था? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगा है। खुद तौकीर रजा के भाई ने न्यूज 18 पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई ना हो, इसलिए बरेली हिंसा का सच सामने लाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तौकीर रजा के भाई के बयान से तो यही साफ होता है। और बरेली हिंसा को लेकर न्यूज 18 ने तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा से बातचीत की है। उन्होंने माना कि बरेली में हुई हिंसा को रोका जा सकता था। प्रशासन और तौकीर रजा मिलकर इसका हल निकाल सकते थे। क्या कहेंगे जो पूरा मामला बना, पूरी उपद्रव की स्थिति बनी, जुमा भी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को एक ज्ञापन देना था आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से। उसमें कोई उपद्रव करने का किसी का कोई इरादा नहीं था। तौकीर रजा खां को 9 महिला मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक ज्ञापन देना था और इस्लामिया इंटर कॉलेज में भीड़ को जमा होने के लिए मना किया गया था। ये खबर भीड़ तक न पहुंच सकी और तौकीर रजा जो हैं वो इस जुमे की नमाज में पहुंच भी नहीं सके। उससे पहले ही उनको उठा लिया गया था। अगर वो पहुंच जाते और ज्ञापन दे देते तो शायद ये मामला नहीं होते। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं वो गिरफ्तारियां रोकी जाएं और बिलडोज़र का जो खनखनाया जा रहा है, बिलडोज़र ना खनके किसी की। और हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि जो बेकसूर हैं उनके ऊपर ज़्यादती नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि इसको सही तरीके से डील किया जा सकता था? इसमें कुछ कोताही हुई है? हाँ, इसमें बातचीत के ज़रिए दोनों प्रशासन और तौकीर रजा साहब मिल के
आपस में बात करके कोई सलूशन निकाल सकते थे और भीड़ न जमा करते, मस्जिद के गेट पर ही वो ज्ञापन दे देते तो ये हालात बिगड़ते नहीं। और अब आपको बरेली हिंसा की एफआईआर की कॉपी भी दिखाते हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि हिंसा की प्लानिंग की गई थी। एफआईआर में खुलासा हुआ कि हिंसा के दौरान नबी की गुस्ताखी का हवाला देकर सिर तन से जुदा जैसे नारे लगाए गए। पुलिस ने दर्ज एफआईआर में साफ लिखा है कि आईएमसी नेता नदीम और उसके साथियों ने भीड़ को भड़काया और इसी दौरान तौकीर रजा पर भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि आज हर हाल में माहौल बिगाड़ना है और पुलिस पर भी हमला करना है। नतीजा ये हुआ कि हजारों की भीड़ ने पुलिस पर धारदार हथियार, लाठी डंडों और अवैध बंदूकों से हमला शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें किस तरह से बरेली हिंसा को लेकर तमाम बातें लिखी गई हैं। तो सिर तन से जुदा करने के नारे भी लगे, किस तरह से बरेली हिंसा को हवा दी गई, ये तमाम बातें इस एफआईआर की कॉपी में। आईएमसी नेता नदीम ने भीड़ को उकसाया, व्हाट्सएप के जरिए भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने को कहा गया। भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, उनके पास धारदार हथियार थे, बंदूक थी, अवैध हथियारों से फायरिंग की गई और पुलिस को टारगेट करने की कोशिश की गई। ये तमाम बातें पुलिस एफआईआर में दर्ज है बरेली हिंसा को लेकर। और बरेली में जुमे की नमाज को लेकर जिले में सुरक्षा इस वक्त कड़े कर दिए गए हैं, यानी सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। मस्जिदों, प्रमुख चौराहों, भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त अलग अलग जगह पर की गई है। खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। हाल ही में बरेली में हुए बवाल के बाद जिले में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों को तुरंत जेल भेजा जाएगा। बरेली में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है और पुलिस प्रशासन के ऑफिसर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जुमे की नमाज के बाद नमाजियों को सीधे अपने घर या फिर अपने अपने काम पर जाने को कहा है। इस बात की अपील उन्होंने लोगों से की है। उन्होंने कहा कि किसी के भी बुलावे पर कहीं ना जाए। जुमे के दिन मैंने तमाम लोगों से अपील की है और अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि तमाम मुसलमान बहुत एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में सीधे घर जाएं या अपने जिस कारोबार से वाबस्ता हैं उस कारोबार में मुनहमिक हो जाएं, मशगूल हो जाएं। किसी भी एतबार से भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई शख्स या कोई संगठन बुलाता है तो कतन उसके प्रोग्राम में शिरकत न करें। धरना प्रदर्शन, एजिटेशन करना, बैनर लगा करके हुआ हल्ला करना, शोर शराबा करना, नारेबाजी करना, ये तमाम चीज़ें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी शिक्षा के खिलाफ है। और संभल में अवैध मस्जिद हटाने का काम आज भी जारी रहेगा। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद हटाने के लिए 4 दिन का वक्त दिया। इससे पहले कल प्रशासन ने अवैध मदरसे पर करीब 1/3 हिस्सा गिरा दिया और इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई देख मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध मस्जिद हटाने की बात कही और मस्जिद के कुछ हिस्से को गिराया भी, यानी कि 4 दिन का समय दिया गया। अगर मस्जिद को हटाया नहीं जाता है इनके द्वारा तो एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ हिस्से पर कल बुलडोजर जरूर चला। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 11 लड़के नदी में डूब गए। अभी तक 3 लड़कों की मौत हो गई है। इनके शव भी नदी से निकाल लिए गए हैं। थाना खेरागढ़ क्षेत्र के उंटंगन नदी के मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। इसकी सूचना पर आगरा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू में जुट गए। अब तक 4 लड़कों को निकाला गया है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, जबकि 1 लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाकी जो 7 लड़के हैं उनकी तलाश अभी भी की जा रही है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है।
तो 11 लड़कों की मौत हो गई मूर्ति विसर्जन के दौरान, मतलब डूब गए, जिसमें से 3 के शव निकाल लिए गए, 1 को अस्पताल में, लेकिन जो 7 लड़के हैं उनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। परंपरागत जगह नहीं है इसकी, वहाँ पर ये गली से नदी में आए और वहाँ पर ये मूर्ति विसर्जन कर रहे थे। इसी में करीब 10-11 बच्चे 10-11 लड़कों के डूबने की इसमें सूचना है, जिसमें कि हम लोगों ने 3 को रेस्क्यू कर लिया है। 1 को रेस्क्यू किया, 3 लोग रेस्क्यू करे जो कि हॉस्पिटल में जिनकी मृत्यु हो गई है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। यहाँ पर स्टेट पीएसी, फ्लड पीएसी की भी टीम है और एसडीआरएफ की भी टीम है, एनडीआरएफ की भी टीम है, सब लोग लगे हुए हैं। आगरा के थाना खेरागढ़ क्षेत्र के गांव डूंगरवाला में गुरुवार की दोपहर को दर्दनाक हादसा हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान गांव के रहने वाले लगभग 11 जो लड़के थे वो विसर्जन के दौरान डूब गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। कल से लेकर अभी तक पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोरों के द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। हालांकि इस हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। रेस्क्यू के दौरान 4 लोगों को इस नदी में से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि बचे हुए 7 लोगों की खोजबीन के लिए अभी भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद है, डीसीपी, कई एसीपी के साथ यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और जो गोताखोर है उनकी मदद से कंटिन्यू कल से लेकर अभी तक ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 7 लोग जो हैं अभी भी वो लापता हैं, उनकी तलाश कंटिन्यू लगातार जारी है। पुलिस का साफ कहना है जब तक कोई भी व्यक्ति नहीं मिल जाता है तब तक ये रेस्क्यू अभियान जारी रहेगा।